नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जिस दिन का करोड़ों भारतीयों को इंतजार था वो दिन आ गया है। ईरान के विदेश मंत्री, रॉक स्टार फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान अब्बास अरागची इस वक्त न्यू दिल्ली में हैं। और जाहिर है, जैसा माना जा रहा था, उनका एक भाषण जो पूरे तरीके से वायरल हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, सीधे तौर पर एक सिंह की दहाड़ की तरह उन्होंने कहा कि एन एम्पायर इन डिक्लाइन। जाहिर है वो अमेरिका के लिए कह रहे थे कि उनकी जो सत्ता है या जो जिस तरह से जो इम्पीरियलिज्म है अमेरिका का, वो पूरे तरीके से ढा रहा है। ऐसे में सीधे तौर पर वो कमरे में, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स देशों के जो सदस्य हैं, और आप जानते हैं कि ब्रिक्स में भारत उसका अध्यक्ष है, उन सबको वो ये कह रहे हैं कि आज हमारे ऊपर ये अग्रेशन हुआ है, कल आपके ऊपर ये अग्रेशन होगा। और उन सब से एक तरह से उन्होंने अपील, मांग, या मैं कहूँगी साथ आने की एक जो बातचीत कही, उससे पूरे कमरे में एक जो सन्नाटा छा गया। फिलहाल सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस भाषण की चर्चा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं। Actually, everyone in this room, our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. तो आप देख रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से अपने वही जाने पहचाने अंदाज में अरागची साहब इन बात को कह रहे हैं। शोभन सक्सेना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं। ब्राज़ील से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि शोभन की तरह ईरान को समझते हैं और हिंदुस्तान को भी समझते हैं। शोभन कई दफ़ा ईरान जा चुके हैं और एक बार हमारा उनका ये भी मौका हुआ था कि एक डेलीगेशन का हम दोनों हिस्सा थे। शोभन सक्सेना, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह उठकर सबसे पहले इस बातचीत के लिए तैयार होने के लिए। अभी जो आप सुन रहे हैं, ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी ब्रिक्स की, इसमें अरागची वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे अंदाज के लिए वो मशहूर हैं। ख़ासकर मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहती हूँ कि जब वो ये कह रहे हैं कि मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं और ब्रिक्स को आई कॉल अपॉन ब्रिक्स, क्या समझते हैं आप इस बयान से? पहले तो अरफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने कार्यक्रम में दावत देने के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वक्त कि अब्बास अरागची साहब दिल्ली में हैं, ब्रिक्स की मीटिंग में भाग ले रहे हैं। उनका आना ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका जो मैं वक्तव्य अभी जो आपने दिखाया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश वो दे रहे हैं, ना केवल भारत को बल्कि ब्रिक्स के जो और मेंबर्स भी हैं उनको भी एक संदेश दे रहे हैं कि जो हमला ईरान के ऊपर हो रहा है, ये ईरान के ऊपर हमला नहीं है, असलियत में हमला ब्रिक्स के ऊपर है। और मैं इस बात से उनसे पूरी तरह से उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये हमला ये केवल ईरान के ऊपर नहीं है बल्कि ये ब्रिक्स पे हमला है। क्योंकि हमको याद होगा कि जनवरी में वेनेजुएला पे हमला हुआ, वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को किडनैप किया गया दिन दहाड़े। अभी ईरान पे हमला हुआ है और ये अभी जंग चली रही है और डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि वो उसके बाद क्यूबा पे हमला करेंगे, ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे। तो जैसे उन्होंने अंपायर की बात की, देखिए तारीख इस बात की गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य जब गिरे हैं, दो ही वजह गिरे हैं कि गिरने की वजह उनकी जंग होती थी और गिरते गिरते वो जंग करते हुए जाते थे। और ब्रिटिश साम्राज्य इस बात का गवाह है, हम लोग को आजादी मिली, लेकिन उसकी आजादी की एक बड़ी वजह ये भी थी कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें ब्रिटेन की बहुत बड़ा उनका नुकसान हुआ। उनकी जो ताकत, साम्राज्य ताकत थी, वो कमजोर हो गई और उनको उनको छोड़ के भागना पड़ा जहां जहां उनकी कॉलोनीज थी। तो यही अमेरिका का देखें, साम्राज्य बहुत ही जबरदस्त रहा है, स्ट्रांग रहा है, लेकिन अगर पिछले कुछ दशकों में देखें बहुत कमजोरी आई है, अमेरिका कमजोर हुआ है। और उसकी एक वजह यह है कि चीन उभर के सामने आया है। चीन एक बड़ी शक्ति बन गया है, न केवल चीन पर और भी शक्तियां हैं, और ब्रिक्स एज ए ग्रुप एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आया है। लेकिन अभी ब्रिक्स के सामने ये ब्रिक्स एक बहुत बड़ी प्रॉमिस भी है और ब्रिक्स के सामने एक चैलेंज भी है कि कैसे वो अमेरिका के सामने खड़ा होता है। हम बहुत बार सुनते हैं, लोग बात करते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, नई दुनिया बनेगी, लेकिन उस नई दुनिया को बनाने के लिए आपको बड़े सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और इस वक्त मेरे ख्याल से लग रहा है कि जब से ईरान का देखिए वॉर शुरू हुआ, ये
फरवरी में शुरू हुआ, मैंने तो नहीं देखा कि ब्रिक्स की तरफ से कोई बड़ा बयान आया हुआ कि उसके उन्होंने उसको कंडेम किया हो। अमेरिका मैं शोभन, अब आपसे मैं भारत के बारे में जानना चाहती हूँ कि भारत तो बिल्कुल इस तरह से फंस गया है कि आसमान से टपके और खजूर में अटके, बिल्कुल वो हिसाब हो गया है। अभी भी देखिए हमारे यहाँ बयानात आ रहे हैं, न सिर्फ क्या हमारे सरकार के बयान आ रहा है, सरकार तो सिंदूर का सेलिब्रेशन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए आरएसएस कह रही है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और पाकिस्तान को हम वीज़ा दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो एक तरफ आम जनता को उल्लू बनाने के लिए आप देखिए कि बातचीत की सेलिब्रेशन हो रहा है सिंदूर का, और दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव में सीधे तौर पर पाकिस्तान से बातचीत की गुहार की जा रही है, क्योंकि आरएसएस के तमाम लोग, ये बड़े बड़े जो नेता हैं उनके और महानुभाव हैं, ये सब अमेरिका से होके अभी आए हैं। तो ये ऐसे में जबकि बीजेपी और आरएसएस ये सब अमेरिका के दबाव में है, ईरानी विदेश मंत्री का भारत में होना, उनका ब्रिक्स को इस तरह से एक तकाजा दिलाना और भारत की खामोशी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, विदेश नीति में एक चीज बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी। आपने अगर अगर हम ब्रिक्स के मेंबर हैं और ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी हम कर रहे हैं, तो ब्रिक्स का जो उद्देश्य है, हमको उसके साथ पूरी तरह से खड़ा होना पड़ेगा। आप सबको खुश करके नहीं रह सकते। आप चाहते हैं कि आप कैसे इसराइल के साथ भी रिश्ते रहें, अमेरिका की बात ही माने, चीन के साथ भी आप कर लें और ब्रिक्स के और मेंबर्स उनके साथ भी संबंध बना के रखें, ये संभव नहीं है। और आई थिंक जो अब्बास अगर अरागची साहब ने दिल्ली में जो बयान दिया है, उन्होंने यही संदेश भारत को देने की कोशिश की है कि आप ये ना समझें कि ये ईरान पे हमला है, ये हम सब पे हमला है। और देखिए अरफा, जाहिर है सबसे ज्यादा नुकसान किस देश का हो रहा है? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नुकसान इस जंग का भारत को हो रहा है। ईरान का तो हुई है, ईरान में तबाही हुई है, इस बात से कोई हम लोग दो राय नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इकोनॉमी किस देश की प्रभावित हो रही है? तेल और गैस की किल्लत कहाँ पे हो रही है? एक्सपोर्ट किस देश के प्रभावित हो रहे हैं? किस देश के 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में रहते हैं, वो उनकी नौकरियां जा सकती हैं? वहां से जो रेमिटेंस हमारा आता है $30-40 बिलियन का, वो अफेक्ट हो सकता है, जिसको एक परफेक्ट स्टॉर्म बोलते हैं। तो आप तो 3 तरफ से घिर रहे हैं। ये हमारी जंग भी नहीं है, हम तो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत से जनरल्स हैं, बहुत से लोग भारत में वो 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं कि हम एक साथ 2 फ्रंट पे वॉर करेंगे। ये वॉर जो हो रहा है वेस्ट एशिया में हो रहा है, उसका प्रभाव इतना ज्यादा हमारे ऊपर हो रहा है, तो कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की इकोनॉमी है, इस लायक है, इस काबिल है कि हमारा अगर अगर खुदा ना खास्ता हमारी जंग हुई है, ना हो तो अच्छा है, तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे। मुझे लग रहा है बड़ी बड़ी मुश्किल एक सिचुएशन भारत इस वक्त है, और हमको हमारी विदेश नीति में बहुत ही क्लैरिटी चाहिए कि हम करने क्या चाहते हैं। हम ब्रिक्स के मेंबर रहना चाहते हैं कि हम क्वाड के मेंबर रहना चाहते हैं? देखिए, ये हमको एक फैसला लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी क्वाड की भी मीटिंग होने वाली है, और बैक टू बैक एक तरफ ब्रिक्स के साथ भी हम काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्वाड भी कर रहे हैं। क्वाड का उद्देश्य कंप्लीटली एकदम से अलग है। उनका उद्देश्य तो उनका तो जो अमेरिका क्वाड के के बारे में साम्राज्य। हमारे दर्शकों को जरा समझाइए, क्वाड के बारे में। देखिए, क्वाड ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जनता सैनिक की जो एक्सरसाइज करते हैं, खास करके नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं इस क्षेत्र में, जिसको उन्होंने इंडो पैसिफिक बनाया है, जो अपने आप में बहुत ही, मेरे ख्याल से उन्होंने जो हमारा हिंद महासागर था, इंडियन ओशन, उन्होंने उसका नाम बदल के इंडो पैसिफिक कर दिया। अरफा, देखिए दुनिया में एक ही ऐसा महासागर है जो कि एक देश के नाम पे आधारित है, वो है इंडियन ओशन। कोई भी ओशन किसी देश के आधार पर नहीं है। और हम लोगों ने जब पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, तो आईओआर बोलते थे, इंडियन ओशन रीजन। ये हमारा प्रभाव क्षेत्र हमेशा से रहा है। अमेरिका ने क्या किया उसको, क्योंकि उनकी चीन के साथ लड़ाई है, तो उन्होंने इंडियन ओशन को पैसिफिक तक एक साथ जोड़ दिया। 2 रीजन अलग अलग हैं, इंडियन ओशन रीजन अलग है और पैसिफिक रीजन अपना, एशिया पैसिफिक अलग अलग था। लेकिन क्योंकि अमेरिका को, उनको चीन के साथ उनका एक तरह से शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, वो भारत को उसमें घसीटना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से कि जो आज जो बयान आया है ईरान के देश मंत्री के, भारत को चेताता भी है कि आपको अब साफ हो जाना चाहिए कि आपको किसके साथ खड़ा होना है। आपको ईरान के साथ। और विकल्प क्या हैं भारत के, ये भी मुझे बताइए कि क्या वाकई आपको लगता है, आप क्वाड और ब्रिक्स का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन भारत में अभी फिलहाल भारत की विदेश नीति, भारत की घरेलू नीति, अमेरिका का वो दबाव जो ऐतिहासिक तौर पर किसी देश का
अभी कभी भी आज तक मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड इस बात पर कह रही हूँ कि जो भी लोग विदेश नीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं वो भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि भारत की आज़ादी से लेकर अब तक के इतिहास में किसी देश ने हमारे ऊपर इस तरह से दबाव नहीं डाला, हमेशा हमारी विदेश नीति आज़ाद रही। ऐसे में क्या हमारे पास ये विकल्प है कि हम ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल कर सकें कि अमेरिका नाराज़ ना हो और दूसरी तरफ ईरान का भी हम जवाब दे पाएँ? देखिए, विकल्प पूरी पूरी तरह से साफ है मेरे लिए। जैसे हमारे विदेश मंत्री भी कहते हैं कि इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट इज़ पैरामाउंट। हर देश का जो नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत अचरज होता है ये सुन के कि भारत में इस तरह की विदेश नीति के कुछ विशेषज्ञ हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि हमको अमेरिका के साथ संबंध अच्छे करने चाहिए क्योंकि हम चीन से टकराव ले सकते हैं। या कभी अगर यूएस का चीन से टकराव होगा तो हम यूएस के साथ खड़े होंगे। कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम क्यों चीन के साथ टकराव करना चाहते हैं अमेरिका के बिहाफ पे? ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हम 140 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, हमारा पड़ोसी देश है। हमारे उनके साथ मसले हैं, बॉर्डर का मसला है, हमेशा से रहा है, वो शायद रिजॉल्व ना भी हो। लेकिन हमारे जो झगड़े वो हम अमेरिका के कारण की वजह से नहीं कर सकते। क्यों हम अपने आप को नुकसान कर रहे हैं? और हमने देख लिया पिछले 2-3 सालों में, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आए हैं, कि अमेरिका से दोस्ती करके हमको क्या मिला? हमको टैरिफ मिले, हमारी ज़िल्लत हुई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म्स पे। क्यों हम कर रहे हैं इस तरह का? अमेरिका की लड़ाई अलग लड़ाई है और अमेरिका की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, यूरोप की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाइयाँ अपनी हैं, वो हमको अपने तरीके से रिज़ॉल्व करनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे चीन के साथ हो। हर चीज़ को एक अमेरिका के आईने से देखने में हमको बहुत नुकसान होगा। तो ये तो वो एक कॉलोनियल बात हो गई। हमें कॉलोनी की तरह हमारा बर्ताव है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमारे रिश्ते जो हैं किसी देश के साथ कैसे होंगे, ईरान से हम तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये वॉशिंगटन में डिसाइड नहीं होगा। हम रूस के साथ तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ये डिसाइड दिल्ली में होगा, मॉस्को में होगा, ये वॉशिंगटन में डिसाइड नहीं हो सकता है। और ये जो कहते हैं इंडिपेंडेंट, एक देश के आज़ाद होने का क्या मतलब है? कि आपकी नीतियाँ आज़ाद हैं, आप किसी के इशारे पे नहीं चल रहे हैं, आप दूसरे के झगड़ों में नहीं पड़ रहे हैं। हमको नहीं पड़ना चाहिए। अभी देखिए, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला अभी पिछले हफ्ते अमेरिका गए और वो उनकी जो, और जाके उन्होंने वहां पे टैरिफ की बात भी कर ली, रेयर अर्थ की बात भी कर ली। उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट दे दिया वॉशिंगटन में खड़े होके कि मैं हर चीज पे बात करने को तैयार हूं अमेरिका के साथ, मैं केवल दो चीजों पे बात नहीं करूंगा, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी सोवरेनिटी, उसमें मैं बात नहीं करूंगा। तो वॉशिंगटन में खड़े होके ब्राजील के राष्ट्रपति ने एक बहुत ही मजबूत संदेश अमेरिका को ही दे दिया कि अब यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, इस बात का खतरा है कि अमेरिका इंटरफेरेंस करेगा। तो उन्होंने बता दिया हम बात कर सकते हैं, हम संधियां कर सकते हैं किसी बारे में, लेकिन अपनी जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी नीतियां, उस पर कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बहुत अच्छे से रिसीव किया और मुस्कुराते हुए फोटो ली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं जो अपने देश के लिए खड़े होते हैं। उनके साथ आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप जैसी पर्सनैलिटी का व्यक्ति होता है वो उसको डराता है जो डर जाता है, और उससे डर जाता है जो डर नहीं पाता। तो यानी ईरान नहीं डर रहा है अमेरिका से, तो इसलिए अमेरिका डरता है, लेकिन भारत चूंकि डर रहा है इसलिए भारत को डराया जा रहा है। और बाकायदा साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में तो इस तरह के लोगों की बाकायदा स्टडी होती है कि ये तानाशाही प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं वो कितने कमज़ोर होते हैं। आपने एक इतनी खूबसूरत बात कही है, मैं वो खो ना जाए बात, इसलिए अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ कि आज़ाद देश वो होता है जिसकी नीतियाँ आज़ाद हों। जिसकी नीति आज़ाद ना हो वो क्या गुलाम देश कहलाया जाएगा कि दूसरा देश तय कर रहा है कि हम किस तरह से सांस लेंगे, हम किस तरह से चलेंगे। आज हमारे देश में करोड़ों लोग न सिर्फ के संकट से जूझ रहे हैं बल्कि एक बड़ा संकट आ रहा है, इसके लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। खुद हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उदय कोटक जैसे लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा शॉक आने वाला है। हम अभी तक ऑयल कंपनीज इसको शॉक को अब्जॉर्ब कर रही थी और अब ये शॉक बहुत बुरी तरह आने वाला है। सिर्फ ये तभी मुमकिन है कि अगर कल सुबह हम उठें और ये कह दिया जाए कि ईरान की ये जो जंग हो रही है वेस्ट एशिया में, ये ख़त्म हो जाएगी। शोभन, आपको पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप चीन और अमेरिका का जिक्र कर रहे थे, अब तो खुद देखिए गलबैयाँ हो रही हैं। अब तो चीन में इस वक्त जब हम आप बात कर रहे हैं पूरे लाव लश्कर के साथ राष्ट्रपति अमेरिका के
चीन में बैठे हुए हैं, उनकी सारी बड़ी कंपनियों के सीईओज बैठे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि बड़ी तो एक महाशक्ति, एक विश्व शक्ति और एक सुपर पावर तो चाइना बन गया है कि एक तरफ दुश्मनी करता है अमेरिका, लेकिन दूसरी तरफ जाके कदमों में बिछ जाता है। तो अब तो ये चीन वाली बात भी नहीं रही कि अमेरिका ये भी नहीं कह सकता कि तुम चीन से नहीं मिल सकते भारत, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि खुद मिल रहा है अमेरिका, राष्ट्रपति और पूरा लाओ लश्कर अपनी बाकायदा पूरी कॉरपोरेट पावर के साथ चीन में मौजूद हैं। क्योंकि उनका पूरा खेल ही वही है, उनका पूरा खेल ही चीन के साथ है। और पिछले 20 सालों में हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि हमने कहा कि हम और यूएस जो है, अमेरिका और भारत एक नेचुरल पार्टनर्स हैं। लेकिन उस नेचुरल पार्टनर्स का की नींव किस पर रखी हुई थी? वो इसी बात पर रखी थी कि हम चीन के साथ टकराव करेंगे, चीन को घेरेंगे। ये बहुत बड़ी गलती हमारी विदेश नीति की रही है पिछले 20-25 सालों में। और देखिए, अब तो देखिए, हम लोग कोल्ड वॉर की बात करते हैं, इसको लोग कह रहे हैं कोल्ड वॉर 2.0, लेकिन कोल्ड वॉर 2.0 जो सोवियत यूनियन और अमेरिका बीच में था, और आज का जो कोल्ड वॉर, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका बीच में कोई व्यापार कुछ नहीं था, शायद $1 बिलियन से कम का व्यापार होता था। आज अमेरिका और चीन $750 बिलियन के व्यापार कर रहे हैं आपस में। 70,000 अमेरिका की कंपनीज के ऑफिस हैं चीन के अंदर। हजारों चाइनीज लोग जो हैं वो अमेरिका में काम कर रहे हैं। वो और दूसरों को आप कहते हैं कि चीन के साथ संबंध कम कीजिए, चीन के साथ व्यापार मत कीजिए, हम चीन से कंपनियां उठा उठा के भारत में ले आएंगे। अरे चीन में कंपनियां 70-80 के दशक में गई। हमको सोचना ये चाहिए कि जो कंपनियां 70-80 के दशक में, 90 के दशक में चीन गई, वो भारत क्यों नहीं आई? आप चीन क्यों गए? अब आपको भारत क्यों याद आ रहा है? क्योंकि एक पूरा खेल है। उनको चीन के साथ एक संधि करनी है, और उस संधि से करने से पहले वो चीन को घेरना चाहते थे। वेनेजुएला पे जो हमला हुआ, उसी बात से हुआ कि उन्होंने कहा कि हम जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो तेल के भंडार हैं उन पे कब्जा कर लेंगे। ईरान पे हमला करने की वजह भी यही थी कि हम जो ये पश्चिम एशिया में तेल का भंडार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खास करके, उस पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। वो दांव पूरी तरह से फेल हो गया। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है, एक बहुत ही कमजोर स्थिति में गए हैं चाइना। वो सोच रहे थे कि मैं बहुत चौड़ा होकर जाऊंगा और शी जिन के सामने मैं उनसे संधि करवा लूंगा, ट्रेड डील करा लूंगा। वो इस वक्त बहुत कमजोर स्थिति में है। और मैंने आज देख लिया सुबह सुबह बयान आया शी जिनपिंग का कि ताइवान के मामले में अगर आपने हस्तक्षेप किया तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चीन गए और वहीं उनको शी जिनपिंग ने सुना दिया। ये जो बात, मैं उसी बात में वापस आता हूं कि अगर आपकी नीतियां आजाद हैं, आप केवल अपने देश की हित के बारे में सोचते हैं, ना केवल एक बहुत छोटा सा तबका जिनका अमेरिका में इंटरेस्ट हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने देश के हित को सामने रखना पड़ेगा। और अगर आप उसको रखते हैं तो कोई उसमें दिक्कत आने की वजह नहीं है। लेकिन अगर आप केवल पिछलग्गू बनेंगे तो आपको वही हाल होगा जो कि सऊदी अरेबिया का हो रहा है और यूएई का हो रहा है। यूएई का हाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया इस वक्त। और ऐसे वक्त में ये बहुत ही, शोभन मुझे दुरुस्त कीजिए कि अगर ये गलत हो, कि ये बहुत डिफाइनिंग एक तरह से मोमेंट है, ये एक ऐसा लम्हा है विदेश नीति के मामले में, और साथ साथ जिस तरह से पूरी जो सत्ता का संतुलन है, जो पावर ऑफ बैलेंस है पूरी दुनिया में जो बदल रहा है, ये ऐसा वक्त है जिसको कहा जाए कि धरती इस तरह से घूम रही है कि जो देश जहाँ पर जो स्टैंड लेगा उसी तरीके से उसका अगले कुछ दशकों के लिए ये जो उसकी स्थिति है पूरी दुनिया में, और जो पूरी दुनिया की जो सियासत है उसमें जो उसकी स्थिति है। और ख़ासकर हमारा देश इस वक्त, तो हम सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी अपने आप को कहते हैं। मोदी जी की वाह वाह हो रही है, जय जयकार हो रही है, वो एक राज्य के बाद दूसरे राज्य तमाम चुनाव जीत रहे हैं, उनका यहाँ कोई ऑपोजिशन भी नहीं है। फिर भी समझ नहीं आता कि आखिर वो अमेरिका से किस बात के लिए डरते हैं। इतने यशस्वी, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं कि वो इनविंसिबल हैं, वो अजय हो चुके हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता। अब मुझे आप ये बताइए, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आपको वापस ईरान के मुद्दे पर ये लाना चाहती हूँ कि अभी तक जो सारे जानकार थे पिछले 70-80 दिन से, जब से जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से, लगातार ये कह रहे थे कि सबसे बड़ी गलती जो नरेंद्र मोदी ने की वो पिछले एक दशक की, वो ये था कि इजराइल चले गए थे वो इस जंग से ठीक पहले। बल्कि आपने भी पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि पक्ष एक तरह से ले लिया, एक साइड चुन ली इंडिया ने कि हमारी साइड है इजराइल और अमेरिका की, और इसलिए हम ईरान के साथ नहीं है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो अब भारत के पास एक बड़ा मौका है कि पाकिस्तान जिस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता था, और इस तरह से उसने अपने आप को एक तरह की केंद्रीय, एक सेंट्रल भूमिका दे दी पीस मेकर की, एक शांति दूत की तरह। भारत के पास मौका ये है कि खुद ईरान के विदेश मंत्री, जो बेहद लोकप्रिय भारत में भी हो गए हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, और उसकी उस नुकसान की कुछ भरपाई हो सकती है।
देखिए अरफा, चाहे वो देश की सियासत हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सियासत हो, एक कहते हैं कि टाइमिंग एक जरूरी चीज है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको याद होगा कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब वो मॉस्को में थे उससे एक दिन पहले। उनको पता नहीं था और उसकी वजह से उनकी बड़ी निंदा हुई। उसके बाद उनको खामियाजा भी उनको उसको उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं था कि जंग होने वाली है, लेकिन अगर रूस ने इतनी बड़ी घेराबंदी कर रखी है यूक्रेन की तो जंग होने की तो पूरी संभावना थी। और अभी भी जब ये पूरा पूरा इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरा पश्चिमी बेड़ा अपना वहां से पैसिफिक ओशन से निकाल के वेस्ट एशिया में लगा दिया था, तो ये तो बिल्कुल साफ था कि जंग होना होना ही है। और इस तरह के बयान आ रहे थे इसराइल से कि जंग होने की पूरी पूरी संभावना है। तो उस स्थिति में इसराइल जाना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती थी। वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। लेकिन अभी मेरे ख्याल से भारत के पास ये मौका है कि जैसे कि आपने कहा कि किस तरह से दुनिया की सियासत बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये कोशिश थी कि वो अ, ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान में एक सत्ता परिवर्तन कर देंगे, ईरान की जो ताकत को कम कर देंगे, तो वो दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है। अब ईरान एक महाशक्ति के रूप में उभर के आया है पश्चिम एशिया में। और अमेरिका, इसराइल और अमेरिका के जो पिछलग्गू देश हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ये काफी कमजोर हुए हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर के आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन का वर्चस्व है एशिया में, कम है। जैसे ईरान इधर उधर क्या रहा है, रूस तो एक महाशक्ति है ही। मेरे ख्याल से भारत को अभी एक बहुत ही सीरियस गंभीर चिंतन करने की जरूरत है कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। जिस व्यक्ति को और जिस देश को ये पता नहीं कि वो दुनिया में कहाँ खड़ा है, उसके लिए हमेशा मुसीबत रहेगी। अब दूसरे का खेल मत खेलें। अमेरिका, चाइना में एक सेइंग है, डोंट फाइट अदर्स वॉर। और वो उसमें आप किसी और की जंग में अपनी टांग अड़ाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी जंग से, किसी समस्या से आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो आपको इसमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। मैं एक पॉजिटिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलिट्री के तौर पर भारत उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि हमारा तो प्रभाव है, भारत का प्रभाव बहुत पश्चिम एशिया में बहुत प्रभाव रहा है। और ईरान के साथ तो हमारे संबंध इतने ज्यादा रहे हैं। और ये सब होने के बावजूद भी अरागची साहब दिल्ली में आज हैं, वहां रहेंगे। मेरे ख्याल से बायलैटरल मीटिंग भी उनकी होगी, ब्रिक्स की जी मीटिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान ने अभी भारत का दामन नहीं छोड़ा है। क्योंकि ईरान को बिल्कुल। पता है भारत की क्या इंपॉर्टेंस उनको पता है। और आई थिंक मेरे ख्याल से एक वक्त है कि हमको पूरी तरह से उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए और ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी तो यह बिल्कुल। मानना है कि बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, खुले तौर पे। जी हाँ, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और ये सही वक्त है। मुझे लगता है कि जो गलती हुई थी जब फरवरी के महीने में, तब से अब इसकी भरपाई, कम से कम कुछ तो भरपाई हो सकती है। जब फेस टू फेस पहली बार भारत के विदेश मंत्री और जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात होगी। और मुझे नहीं पता कि उनके स्केड्यूल में शायद ये भी हो कि हमारे प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो। और आप ये कह रहे हैं कि ये बायलैटरल जो बातचीत है एक बेहतरीन मौका है ये भारत के लिए कि इसकी भरपाई कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोभन सक्सेना। शुक्रिया आरफा, बात करने के लिए।